साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजा माँ केम छो कसा आइस। परेशान हो, घबराहट हो रही है तो क्यों घबराते हो भाई। घबराहट इसलिए हो रही है क्योंकि हम केस को लड़ना सीखे ही नहीं। हमने केस को लड़ा ही नहीं, केस को हमने जिया ही नहीं। साथियों एक छोटी सी बात समझना, मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ बट मैं आपको मोटिवेट भी कर रहा हूँ। जब हम स्कूल में थे, क्लास 10th में या क्लास 12th की बात मैं कर रहा हूँ, तो दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स वहाँ पर थे। एक वो जो साल भर रट्टा लगा रहे हैं, जब एग्ज़ाम आया और सेंटर के अंदर गए सब कुछ भूल भाल गए और फेलियर हो गए। और एक वो जो साल भर मज़े कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं और अंत समय में पढ़ाई करी, कंसेप्चुअली क्लियर थे और उन्होंने अच्छा स्कोर किया। तो इस बात से हमें एक शिक्षा मिल जाती है कि यदि हम सारा पढ़ लेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें सिर्फ सेलेक्टिव पढ़ना है ताकि हमें एफिशिएंट फ़ायदा एज़ पर लॉ कानून में हो सके। साथियों जब भी केस बनेगा 13(1) का या 13(1) का, तो प्रोसिक्यूशन एजेंसी क्या बोलेगी कि ये लोग बेईमान हैं, ये लोग भ्रष्ट हैं। आधार क्या बोलने का कि भाई इनकी इनकम तो बहुत कम है पर खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और इनकी असेट्स भी बहुत ज़्यादा है, और जो पब्लिक सर्वेंट है सारा का सारा आरोप उसके माथे मढ़ दिया जाता है। अब बेचारा पब्लिक सर्वेंट करे क्या, और उसको डराने के लिए एक सरप्राइज़ रेड करते हैं और डॉक्यूमेंट सारे सीज़ कर लेते हैं और ये कह देते हैं कि भाई अगर तुमने सारी जानकारियाँ नहीं दी तो तुम खतरे में पड़ सकते हो, तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, तुम्हारे विरुद्ध कई कानूनी कार्रवाइयाँ और भी हो सकती हैं। बेचारा पब्लिक सर्वेंट घबराता है और अंतोगत्वा समस्त जानकारियाँ पुलिस को उपलब्ध करा देता है। पुलिस से मेरा अभिप्राय CBSE भी है, ACBC भी है और उन समस्त संस्थाओं से भी है जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेट करते हैं। और अंतोगत्वा ये लोग सर्वे रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसमें आपको ये गिल्टी होल्ड करते हुए चालान पेश करते हैं। फिर कोर्ट से आपकी हो जाती है बेल और आप ट्रायल को फेस करते हो, और 90% लोग इन मामलों में कन्विक्ट हो जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू फाइट दिस केसेस। उनका पैटर्न क्या है कि सर हम जिरा करेंगे, हम सर्च को डाउटफुल कर देंगे, हम सीजर को डाउटफुल कर देंगे और अंतोगत्वा हम लोग जीत जाएंगे। ये पैटर्न आपको छोड़ने होंगे क्योंकि ये वैसा ही पैटर्न है कि साल भर आप पढ़ रहे हो, जब एग्ज़ाम आया तो सब कुछ भूल गए। कोर्ट में क्या बयान हो रहे हैं, क्या चीज़ रिकॉर्ड पे आ रही है, उसके आधार पर ही डिसीजन होगा। बाहर आपने क्या किया क्या नहीं किया उससे कोई मतलब किसी को नहीं है। तो आप मेरा बताया फॉर्मूला अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर इन मुकदमों से लड़ने के लिए आपको नए कंसेप्चुअल वर्कआउट मिलेंगे और निश्चित तौर पर आप इन मुकदमों को जीत पाएंगे। साथियों जैसा मैंने शुरुआत में कहा है आपको कि चाहे 13(1) का मैटर हो या 13(1) का मैटर हो, ये इकोनॉमिकल ऑफेंसेस हैं। इसमें सिर्फ चलती है कैलकुलेशन, ना यहाँ तो ब्राइब की डिमांड हुई ना ही ब्राइब की रिकवरी है, बट यहाँ पर क्या इंडिकेटिंग है कि बतौर पब्लिक सर्वेंट आपने पद का दुरुपयोग किया है जो बेसिक टेनेंट है, और दुरुपयोग करते हुए आपने पैसा कमाया अनाप शनाप जो कि आपके नॉन सोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा है, और उसको आप प्रॉपरली सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो चूँकि वो प्रॉपर्टी या वो पैसा या वो एक्सपेंडिचर आपके हैं और उसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो और आपकी नॉन सोर्सेज या इनकम से ज़्यादा हैं, जिस कारण आप गिल्टी हो सेक्शन 13(1) के, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं डिसप्रपोर्शनेट टू नॉन सोर्स ऑफ इनकम। क्लियर हुआ? बहुत ईजी कंसेप्ट है। तो साथियों हमने क्या समझ में आया हमारे को कि भाई 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इनकम, असेस्ड और एक्सपेंडिचर। इसको आप देख लो। अब ACB क्या करती है, जो इनकी सर्वे रिपोर्ट बनती है कि इनकम को शो करते हैं लोअर हैंड पे, जबकि एक्सपेंडिचर को और जो आपके असेस्ड है उसको शो करते हैं हायर हैंड पे, और ये शो करते हैं कि सारे एक्सपेंडिचर, ये सारी असेस्ट जो है वो आपकी है। और अल्टीमेटली ये चार्जशीट पेश करते हैं और कोर्ट भी बिलीव करती है कि नहीं साहब आपकी इनकम तो बहुत कम है और आप दे नहीं पाए स्पष्टीकरण, और अल्टीमेटली आप जो है गिल्टी हो। अब यहाँ पर हमें करना क्या था जो हमसे मिस हो गया वो हमें समझना है। हम यहाँ पर 3 चीज़ें जो है मिस कर गए, अगर उसको मिस नहीं करते तो हमें इतना ट्रबल होता ही नहीं। साथियों एक बेस्ट कंसेप्ट है कि अगर आप कन्विंस नहीं कर पा रहे तो आप कंफ्यूज कर दो। ठीक बात है जी। तो आपके पास इतने अधिकार हैं कानून में, किसी ने आपको बताया नहीं, तो उसमें से उस पिटारे में से मैं 3 राइट्स जो हैं आपको कन्वे कर रहा हूँ जो आपको समझना है। सबसे पहली बात कि जब भी रेड हो पैनिक ना हो, और अगर रेड हो चुकी है और फर्दर चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, पैनिक नहीं होना है। आपके पास अधिकार है कि आप अधिवक्ता की उपस्थिति में इंटरोगेशन करवा सकें, जिस संबंध में 41D CRPC में प्रोविजन दिए गए हैं। मेरी बात नहीं माननी, अभी के भी जाके देखो 41D CRPC में। और इसके अलावा यदि कस्टडी में नहीं भी लिया आपको
तो कहीं ऐसे प्रिंसिपल निकल के आए हैं समय समय पे कि आपको वकील का एक्सेस देना ही होगा, और यदि कोई पूछताछ करनी है तो अक्यूज़ का वहाँ पर राइट है कि उसका वकील प्रेजेंट रहे और उसकी उपस्थिति में आप उससे पूछताछ कर सकते हैं। तो आपको SOS में अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने रिलेटिव का नंबर तो सेव करना ही करना है, पर उसके साथ साथ एक वकील का नंबर भी सेव करके रखना है कि जब भी इमरजेंसी हो वकील साहब को फ़ोन करो, इमीडिएटली मौके पे आ गए, तो कम से कम आपको वो राइट वहाँ पर क्रिएट हो गया। क्योंकि जब वकील साहब होंगे तो ये तिल मिलाएंगे, चिल्लाएंगे, भाई इनको क्यों ले आए, आप इनको बाहर निकालो, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वकील यहाँ पर आ गया और हमने कोई लीगल बात गलत कह दी तो ये इंटरप्ट करेगा, अर्जियाँ देगा और हमारा केस ही जो है वो डैमेज होगा। तो आपका इनिशियल प्रोटेक्शन, इनिशियल इम्यूनिटी के लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और यदि आपको अधिकार नहीं दिया गया है तो आप उनको नोटिस दो कि आपने मुझे अधिकार क्यों नहीं दिया, क्योंकि केस आपका है, स्टेट की एजेंसी आप हो और आपको एक्ट करना है इन द फेयर मैनर, और फेयर इन्वेस्टिगेशन मेरा राइट है और आपकी ड्यूटी है, आपको वो देनी होगी मुझे। अगर आप नहीं दे रहे हो तो केस स्टैंड नहीं करेगा। साथियों, अनेकों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन अक्यूज का राइट है, जिसमें जो बेसिक रिसेंट डिसीजन आया है वो है 2022 क्रिमिनल और रिपोर्टर पेज नंबर 87। क्लियर है? उसमें पैरा नंबर 70 में स्पेसिफिक किया गया है कि ACB या CBI अक्सर काम करती है प्रेशर में और इनोसेंट पब्लिक सर्वेंट को ट्रैप आउट करती है, जबकि कोई भी ऑथेंटिक एविडेंस इनके पास में नहीं होती है रिगार्डिंग द मिसअप्रोप्रिएशन, रिगार्डिंग द प्रपोर्शन ऑफ द असेस्ड, या रिगार्डिंग एनी एक्शन दैट इज इंटर एलिया कम विद द प्रिव्यू वायलेशन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो हमें एक बात समझ में क्या आई कि फेयर इन्वेस्टिगेशन आपका एक फंडामेंटल राइट है। अगर ये राइट आपको नहीं दिया जा रहा है तो वहाँ पर ACB या CBI जो है वो फॉल्ट पे आ गई। तो यदि वकील का आपको एक्सेस ही नहीं दे रहे हैं, आपके सारे अधिकार को डिनाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसका फ़ायदा आप कोर्ट में लीजिए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, जो मामले 13(1)E के हैं या मामले 13(1)B के हैं, उसका एक ही बेसिस है कि इनकम, एक्सपेंडिचर और असेस्ट। उनका स्ट्रेटजी क्या है कि इनकम को रखो लोअर हैंड पर, एक्सपेंडिचर और असेस्ट को बढ़ा दो और सारा आपके माथे मार दो, और आपसे बातें करते हैं मीठी मीठी कि भाई घबराइए मत, हम आपके साथ हैं, करना पड़ता है, मजबूरी है। तो कोई भी एविडेंस या कोई भी बात लिख के उस समय नहीं दें, एक ही बात लिख के दें कि मुझे मेरे वकील का एक्सेस दिलाइए, अदरवाइज़ मैं आपका जवाब देने में असमर्थ हूँ। आप जो कह रहे हैं वो लीगल बातें हैं, मुझे समझ में नहीं आती है, मैं लेमैन हूँ, मुझे वकील दीजिए, ये मेरा राइट है। बार बार यही बात लिख के दो। अगर आप नहीं लिख के दे रहे हो तो आप अपने राइट्स को ख़त्म कर रहे हो, आप इस बात को ज़रूर लिख के दो। और जब आपकी ज़मानत हो जाए या आपको अंडर सुपरविजन छोड़ दिया है, आपको अरेस्ट नहीं किया है, कहीं नहीं जाना, भाग के जाना है CA के पास में। CA से प्रॉपर एक ऑडिट और बैलेंस शीट जो है रेडी कर लो, और उस इनकम में जो आपके घर वाले हैं या जो आपके बच्चे हैं या दूसरे जो लोग हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन ऐड कर लो। हमें इनकम को बढ़ाना है, एक्सपेंडिचर को घटाना है, और असेस जो हमारे माथे मार दी गई है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है लोड को। अगर हमने एसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसको नीचे लेके आ गए और इनकम को बढ़ा दिया, तो वहाँ पर 13(1)E तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। क्योंकि बेसिक फार्मूला क्या है कि जो कुछ आपके पास में है वो नॉन सोर्सेज से ज़्यादा है। हम कह रहे हैं कि ज़्यादा है ही नहीं, वो बैलेंस हमने कर दिया है बाय द वे ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और बाय द वे ऑफ बैलेंस शीट। तो उस पर्सपेक्टिव में उसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको उस डॉक्यूमेंट को सबमिट भी करना है कंसर्न एजेंसी को, और विद ज्ञापन कि आप हमारे बताए गए इन बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। अगर वो जांच ही नहीं कर पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि साथियों, मैंने आपको वापस से बात ये कहता हूँ कि यदि आप कन्विंस नहीं कर पा रहे तो आप कन्फ्यूज़ कर दो, उसमें लॉ, लीगल प्रोविजंस, स्टेटमेंट्स, टेक्निकल बातें सब लिखूँ और 400, 500, 1000 पैसे ज्ञापन रख के उनको सबमिट कर दूँ, ताकि वो जांच ही नहीं कर पाए। अगर उनका इन्वेस्टिगेशन का एंगल ही प्रॉपर नहीं है, वो जांच ही प्रॉपर नहीं कर पा रहे, तो उसका फ़ायदा मिलेगा सिर्फ और सिर्फ डिफेंस को। साथियों, तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि आप जो है नोटिस का जो है जवाब दो, सूचना जो आपसे मांग रहे हैं हमें प्रोवाइड करो। और यूजुअली ये नोटिस 19(1) CRPC में दिए जाते हैं, घबराने का बिल्कुल नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि 19(1) CRPC का उपयोग आप अगेंस्ट अक्यूज नहीं कर सकते हो, आप उसे एविडेंस देने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हो। ऐसा आप करते हो तो ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन है। तो कुल मिला के अगर आपने 3 बातें समझ ली तो वहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है और ईजिली आप इन केसों से बाहर निकल जाओगे। साथियों, यदि आप ऑडिटिंग केसों को फेस कर रहे हो तो आपको इमीडिएटली CA बुक करना है और उसके राय के हिसाब से प्रॉपर स्टेटमेंट्स, प्रॉपर ऑडिट जो है करवा कर कोर्ट में जो है पेश कर देना है। ये बात दिमाग में रखनी है, आपको डिले बिल्कुल नहीं करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि कन्विक्टेड भी हैं तो CA से वापस से कंसल्ट करो,
प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को जो है रेडी करवाओ और सेक्शन 391 सीआरपीसी में ऑप्शन है एडिशनल एविडेंस का। हालांकि ये अब मैटर ऑफ राइट नहीं है, कोर्ट की मर्जी है, पर मरता क्या नहीं करता, हमें प्रयास तो करने होंगे ना। अगर कोर्ट ने हमारी अर्जी स्वीकार ही कर ली और डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पर आ गए तो हमें कोई तकलीफ जो है नहीं होगी और हम इजीली इन मैटर्स को जो है वो कंटेस्ट कर पाएंगे। तो डीए का मैटर है या 13(1)E का मैटर है, सामान्य भाषा में बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला आप अडॉप्ट कर लो, ये प्रोटोकॉल जो है आप अडॉप्ट कर लो, निश्चित तौर पर आप सफल जो है हो जाओगे। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर करना। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि जो भी रिसेंट लीगल अपडेट है निश्चित तौर पर डेली आपको जो है पहुंचते रहे। साथियों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।